A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. And we are doing income from under the heads capital gains. And under that, we are going to start with section 50 today. So beginning with section 50, a special provision for computation of capital gains in case of depreciable assets. जो assets depreciable होते हैं उनके केस में कैपिटल गेन्स किस प्रकार से कंप्यूट होता है, इसके लिए खास प्रावधान है। और ये प्रावधान शुरू होता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 42A ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 2 का 48A सबसेक्शन, उसमें कुछ भी लिखा हो उसको नज़रअंदाज करते हुए, where the capital asset is an asset forming part of a block of assets, जहां पर एक कैपिटल एसेट ऐसा एसेट है जो एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन हैज बीन अलाउड, जिसके रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया गया रहा है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत, और अंडर द प्रीवियस एक्ट विच इज द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922। उस केस में जो प्रोविजंस है सेक्शन 48 एंड 49, उनमें दे शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस। 48 और 49 के प्रावधान, जहाँ पे कंप्यूटेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात की गई है, वो निम्नलिखित मॉडिफिकेशंस के सब्जेक्ट होंगे, यानी उसके अधीन होंगे। सेक्शन 242A का जो वर्णन किया जा रहा है वो एक दूसरे किस कारण से किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। सेक्शन 2 है, इसके 42A में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की काफ़ी विस्तृत परिभाषा है। हालांकि मोटा मोटा परिभाषा ये दी हुई है कि वो कैपिटल एसेट होता है जो किसी भी एसएससी के द्वारा होल्ड किया जा रहा है 36 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं, यानी 36 महीने तक के लिए अगर कोई कैपिटल एसेट होल्ड किया जा रहा है ट्रांसफ़र की डेट से पहले, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। तो इसमें कई सारे प्रोवाइजो भी हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब कोई कैपिटल एसेट ऐसा कैपिटल एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया गया है, तब उसमें सेक्शन 48 या 49 के प्रावधान किस प्रकार से पढ़े जाएंगे। और यहाँ ये लिखा है कि सेक्शन 48 या 49 के जो प्रावधान हैं वो कुछ कंडीशंस के ऊपर आधारित होंगे। और जिन कंडीशंस पे वो आधारित होंगे या जिन मॉडिफिकेशंस के सब्जेक्ट वो होंगे, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, where the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of the asset, together with the full value of such consideration received or accruing as a result of the transfer of any other capital asset falling within the block of the assets during the previous year exceeds the aggregate of the following amounts। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि
उस एसेट को के ट्रांसफ़र पे जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव या अक्रू हो रही है उसको साथ में मिला के देखना है कि क्या उसी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कोई और कैपिटल एसेट है जिसका ट्रांसफ़र हुआ है, और अगर उसी ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कोई और भी कैपिटल एसेट है जिसका ट्रांसफ़र हुआ है तो उससे जो प्राप्त फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसको भी जोड़ना होगा टुगेदर विथ, यानी उसके साथ मिला के देखना होगा। और जब दोनों को जोड़ के यानी कुल जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ रही है ब्लॉक ऑफ एसेट्स के, कोई भी एसेट बिक रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उससे जो भी कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा है उसकी कुल राशि ले लिया जाएगा। और अगर वो राशि निम्नलिखित क्वांटिटीज से ज़्यादा है तो उसके बारे में लिखा है कि सच एक्सेस शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो ये राशि जो डिफरेंस है, जो भी एक्सेस है, वो कैपिटल गेन्स मान लिया जाएगा जो कि अराइज हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसेट्स के ट्रांसफर से। तो यहाँ जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से मान लिया जाएगा, यानी कि किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंतर्गत लाया जा रहा है, जबकि 242A में वहाँ पर वो मेंशन नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन यूज़ की गई है, नथिंग नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज 42A ऑफ सेक्शन 42। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो राशि किन राशियों से ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर। नॉर्मली तो कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो यहाँ पे जो कि केवल उस ट्रांसफ़र के कनेक्शन में किया गया हो, केवल वही वाला एक्सपेंडिचर जो उस ट्रांसफ़र के कनेक्शन में किया गया हो, उसको रिड्यूस कर रहे हैं हम। उसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू है उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स की प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में, यानी प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में रिटर्न डाउन वैल्यू एक सर्टेन क्वांटिटी थी और उस रिटर्न डाउन वैल्यू, वो जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी डिप्रिसिएशन लगने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी आई हुई थी। अब हमने जो है उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में से कुछ एसेट्स को बेच डाला, तो यदि जो हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्राप्त हुआ है वो अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी एसेट फॉलिंग विद इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जो भी कॉस्ट बुक कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो उस साल में खरीदा गया ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंतर्गत कोई एसेट, उसकी कितनी एक्चुअल कॉस्ट थी और जो पुराने एसेट थे उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी साल के शुरू में, प्रीवियस ईयर के शुरू में, ये जोड़ने पे हमको क्या मिल रहा है? बेसिकली हमको जो मिल रहा है वो है ब्लॉक ऑफ एसेट की बुक वैल्यू। तो यदि कोई भी एसेट ब्लॉक ऑफ एसेट में से बेचा जाता है तो कुल मिला के जो भी एसेट बेचे जाते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट में से, उनसे जो राशि प्राप्त होती है जिसको कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अगर वो पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट की बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राप्त हो रही है, उसमें से जो भी ट्रांसफ़र के कनेक्शन में है एक्सपेंडिचर वो माइनस करने के बाद, तब जो भी ज़्यादा प्राप्त हो रहा है वो कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। यानी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र से अराइज शॉर्ट टर्म गेन, कैपिटल गेन, ये मान लिया जाएगा। उसके बाद अगला मॉडिफिकेशन जो सजेस्ट किया गया है वो ये है, या जो मैंडेट किया गया है वो ये है, वेयर एनी ब्लॉक ऑफ एसेट सीजेस टू एग्जिस्ट एज सच, जहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट ही खत्म हो गया, फॉर द रीजन दैट ऑल द एसेट्स इन दैट ब्लॉक आर ट्रांसफर्ड, इस कारण से कि सारे के सारे एसेट्स उस ब्लॉक के ट्रांसफर हो गए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के दौरान। तो यानी कि सारे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के एसेट्स ट्रांसफर हो गए
द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स शैल बी, उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो पता है हमको, जो हमको प्राप्त हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स शैल बी द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, वो होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स का रिटन डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर as increased by the actual cost of any asset falling within that block of assets acquired by the assessee during the previous year, और उसमें जोड़ा जाएगा कोई ऐसा एसेट जो कि उस साल में अक्वायर किया गया, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जोड़ी जाएगी, एंड इनकम रिसीव्ड और अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर और ट्रांसफर्स, और जो भी इनकम रिसीव होगी या अक्रू होगी ऐसे ट्रांसफर या ट्रांसफर्स के परिणामतः shall be deemed to be the capital gains arising from the transfer of short term capital assets. यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स पूरा सीज कर जाता है एग्जिस्ट करने से, तो वहाँ पे केवल ये करना है कि फुल वैल्यू जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है, इनकम रिसीव्ड का मतलब ये है कि इनकम रिसीव्ड अक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। इनकम कैसे प्राप्त होती है, पहले आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं और उसके बाद उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही है जो यहाँ पे 2 और 3 में लिखे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। यहाँ पे जो ये जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है अंडरटेकन इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यानी कि अगर पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज कर जाता है तो केस में ये जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर है, उसको यहाँ पे घटाने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट को लिखा जा रहा है। तो यदि हम सेक्शन 48 में वापस जाएं और देखें कि किस तरह का ये मॉडिफिकेशन है, तो वील अंडरस्टैंड इट बेटर। सेक्शन 48 में हम जाते हैं और सेक्शन 48 में क्या कहा गया है कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो रिसीव्ड एक्रू होती है, उसमें से हमको जो घटाना है वो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट एंड द कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट। यानी यहाँ एक्सपेंडिचर को भी घटाने की बात कही गई है। अब आते हैं सेक्शन 50 पे। सेक्शन 50 ये कहता है कि जो प्रोविजंस है सेक्शन 48, 49 के, उनमें निम्नलिखित मॉडिफिकेशन होगा। यानी जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे 2 में दिया है 52 में, केवल वही मॉडिफिकेशन 48 या 49 में होगा। तो 52 में जो मॉडिफिकेशन दिया है उसमें केवल ये बात कही जा रही है कि अगर पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट सीज कर जाता है एग्जिस्ट करने से, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो इस तरह से निकाली जाएगी और इनकम रिसीव्ड अक्रूइंग जो है वो मान ली जाएगी कि वो कैपिटल गेन है। तो इनकम तब तक नहीं निकल सकती जब तक उस कनेक्शन में जो भी एक्सपेंडिचर है वो उसमें से माइनस ना किया जाए। तो चूंकि यहाँ 48 में जो एक्सपेंडिचर है इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, उसको माइनस करने के लिए क्लियर कट प्रावधान दिया हुआ है और उस प्रावधान में कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए 52 में नहीं लिखा हुआ, इसलिए जो भी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर है वो भी यहाँ पे अलाउ होगा। और हालांकि यहाँ 51 में तो ये बात बहुत ही साफ तरह से कह दी गई है कि जो भी एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली ट्रांसफर के कनेक्शन में हो रहा है वो अलाउ किया जाएगा, यानी उसको माइनस करके जो एक्सेस आएगा वो कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेस है उसको कैपिटल गेन माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 52 में जो वर्ड यूज किया जा रहा है इनकम रिसीव्ड अक्रूइंग। जब हम इनकम रिसीव्ड अक्रूइंग की बात करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि उसके कनेक्शन में जो एक्सपेंडिचर है वो माइनस करना आवश्यक है। तो देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस हियर। यहाँ पे जो इनकम वर्ड को यूज किया गया है और यहाँ एक्सेस वर्ड को यूज किया गया है। 1 और 2 में फर्क ये है कि 1 में पूरा का पूरा जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है वो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन 2 में पूरा का पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट्स खत्म हो रहा है। बहरहाल फिर भी कोई बहुत बड़ा ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको
2 में भी कहा जा रहा है कि आपको इनकम निकालनी है, और इनकम निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अकाउंट फॉर करना है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा जैसे 48 में लिखा है कि एक्सपेंडिचर को भी अकाउंट फॉर करना है। तो अल्टीमेटली ये बात हुई कि केवल सोचने वाली बात है, कंप्यूटेशन दोनों एक ही जैसे हैं, केवल सोचने वाली बात यह है कि अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स पूरा सीज कर गया था तो हमको ये नहीं मान के चलना है कि, तो तब सवाल ये उठ जाता है कि ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स था वो सीज कर गया और पूरा खत्म हो गया, तो इसकी भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाएगी। तो फिर ऐसे कंडीशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाएगी, इस बात को क्लियर करने के लिए 52 नाम का एक अलग सबसेक्शन यहाँ पे दे दिया गया है, जिससे इस मामले में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि जब ब्लॉक ऑफ एसेट सीज हो गया इसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे। तो इसके साथ हम 50 के बाद अब आते हैं 50A पर। अच्छा, 50A में क्या कहा गया है कि जहां पर वेयर द कैपिटल एसेट इज एन एसेट in respect of which the deduction on account of depreciation under clause 32(1)(1) has been obtained by the assessee in any previous year, the provisions of section 48 and 49 shall apply subject to the modification that the written down value as defined in clause 43(6) of the asset as adjusted shall be taken as the cost of the acquisition of the asset. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक अलग तरह से एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि जहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, तो चूंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए इस प्रकार से हमने प्रोविजंस और भी पहले देखे थे, जो नॉर्मल कैपिटल एसेट जब बिकते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है, और कुछ खास कंडीशंस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाली जाती है, ये हमने सेक्शन 49 में देखा था। अब यहाँ पे हो रहा है कि सेक्शन 49 में ये मॉडिफिकेशन किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कैपिटल एसेट है जिसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन डिप्रिसिएशन का क्लेम कर लिया गया है और ऑब्टेन कर लिया गया, यानी कि उसको अलाउ भी कर दिया गया है किसी भी एसएससी को, यानी कि अगर उसको जब तक कि वो डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं किया जाता है तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा, लेकिन अगर वो डिप्रिसिएशन उसको अलाउ कर दिया गया, ऑब्टेन कर लिया डिप्रिसिएशन किसी प्रीवियस ईयर में, तो जो रिटन डाउन वैल्यू लेंगे उस रिटन डाउन वैल्यू को, यानी जो प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे पे जो रिटन डाउन वैल्यू लेंगे उसमें से हम एडजस्ट करेंगे उस डेप्रिसिएशन को, और डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उस रिटर्न डाउन वैल्यू को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में शामिल करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को निकालते वक्त उसको कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ बस एक बात ये कही जा रही, जो डेप्रिसिएशन उस साल का है जिस साल में वो एसेट बिकता है उस साल का डेप्रिसिएशन भी हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए अलाउ करना है रिटर्न डाउन वैल्यू में से। जो पहले के एसेट थे, अगर वो पहले का एसेट था जो बिक गया तो उसको अलाउ करना है, और अगर वो एसेट ऐसा था जो उसी साल खरीदा गया है तो उस पर उस साल का डेप्रिसिएशन भी अलाउ करना पड़ेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट में से उस साल का डेप्रिसिएशन भी उस एसेट के संबंध में माइनस करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा उस एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए, जिस एसेट को बिजनेस में लाया गया था और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करके ऑब्टेन भी कर लिया गया है। और 50A के बाद आते हैं 50B पर। 50B यहाँ स्लम सेल की बात हो रही है। सो 50B इज स्लम सेल, और स्लम सेल की बात चूंकि यहाँ पे हो रही है तो हम एक बार देख लेते हैं कि एक बार सेक्शन 2 में जाके देख लेते हैं इसको।
तो 242C में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लम सेल को डिफाइन किया गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ स्लम सेल की बात की जा रही है, तो स्लम सेल होता क्या है? स्लम सेल means the transfer of one or more undertakings as a result of the sale for a lump sum consideration. कोई अगर इस प्रकार की सेल होती है जिसमें कोई एक अंडरटेकिंग या एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी सेल के कनेक्शन में एक अंडरटेकिंग या उससे ज़्यादा अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, one or more undertaking is being transferred as a result of the sale for a lump sum consideration, और एक मुश्त कंसिडरेशन उसके लिए दिया जा रहा है विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइंड टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अंडरटेकिंग की कई एसेट्स होंगे, अंडरटेकिंग के पास कई लायबिलिटीज होंगी, लेकिन हर एसेट या लायबिलिटी को वैल्यू ना करके जहां पर एक मुश्त राशि दे दी जाती है किसी ट्रांसफर के लिए अंडरटेकिंग की, उसको कहते हैं स्लम सेल। और अंडरटेकिंग कोई भी पार्ट हो सकता है उस बिजनेस का जिसकी अपनी एक बैलेंस शीट है और उसके एसेट्स और लायबिलिटीज अलग से डिफाइंड है। और वर्ड अंडरटेकिंग को वैसे 19AA की एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, तो अभी उसको देख भी लेते हैं यहीं पर, इसी सेक्शन में है 19AA की एक्सप्लेनेशन 1 में, अंडरटेकिंग वर्ड हैज बीन आल्सो डिफाइंड, वहीं से उस डेफिनेशन को लिया जा रहा है। अब एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है कि डाउट्स के रिमूवल के लिए ये डिक्लेयर किया जाता है कि the determination of the value of an asset or liability for the sole purpose of payment of stamp duty, registration fees or other similar taxes or fees will not be regarded as assignment of values to individual assets or liabilities. कि अगर हम एसेट या लायबिलिटी के वैल्यू को डिटर्मिन करते हैं केवल इस पर्पज़ से कि हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है या रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है या कोई इसी से संबंधित या इससे मिलते जुलते टैक्सेस या फीस को पे करना है, और उन ड्यूटी या टैक्सेस या फीस को पे करने के लिए अगर एसेट या लायबिलिटीज़ का हम वैल्यूएशन करते हैं तो वो जो वैल्यूएशन है उसको असाइनमेंट ऑफ वैल्यू नहीं माना जाएगा, और as shall not be regarded as assignment of values to individual assets or liabilities. तो यदि कोई अगर कहता है कि लमसम, ये सवाल आता है कि कोई स्लम सेल था कि नहीं था, और वहाँ पे ये देखा गया कि स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए इंडिविजुअल एसेट्स से लायबिलिटीज़ को वैल्यू किया गया है, तो इससे ये अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता कि वो स्लम सेल नहीं था। वो स्लम सेल इसलिए है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कोई वैल्यू असाइन किए बिना एक मुश्त कंसिडरेशन उनका पे कर दिया गया है किसी अंडरटेकिंग को बेचते वक्त। और अंडरटेकिंग वर्ड का मीनिंग 19AA से देख लेते हैं। ये एक्सप्लेनेशन 1 है 19AA का, जिसमें कि ये लिखा है कि अंडरटेकिंग shall include any part of an undertaking or a unit or division of an undertaking or a business activity taken as a whole. तो अंडरटेकिंग कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है जिसको एज ए होल लिया जा सकता है, एक यूनिट भी उसका हो सकता है, एक अंडरटेकिंग कोई बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है किसी भी ओवरऑल बिजनेस की, लेकिन ये अंडरटेकिंग जो है इंडिविजुअल एसेट्स या लायबिलिटीज़ नहीं है, या उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये अपने आप में एक बिजनेस एक्टिविटी है, ये अपने आप में एक डिवीजन है, एक यूनिट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेट ऑफ एसेट्स से लायबिलिटीज़ को अलग कर लिया और हमने कहा कि साहब ये अब ये अंडरटेकिंग हो गई। तो इट इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो कि कोई बिजनेस एक्टिविटी को पूरा ना कर रही हो। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे कोई बिजनेसमैन एक लोहे का बिजनेस कर रहा है और एक चांदी का बिजनेस कर रहा है, तो चांदी का बिजनेस एक अलग अंडरटेकिंग होगी उसकी, और लोहे के बिजनेस एक अलग अंडरटेकिंग होगी। कोई उसने दूसरा एक और तीसरा एक जूस बनाने का
फैक्ट्री खोल रखी है, तो जूस बनाने की फैक्ट्री एक उसकी अलग अंडरटेकिंग हो गई। कई बार एक ही बिजनेस के अम्ब्रेला में बहुत सारी अलग अलग अंडरटेकिंग काम कर रही हो सकती हैं एक ही बिजनेस में। तो नाउ हैविंग अंडरस्टूड द वर्ड स्लम सेल, let us go and understand what is being said in section 50B. 50B में कहा जा रहा है कि any profits and gains which are arising from the slum sale effected in the previous year. स्लम सेल क्या कर दिया गया, यानी कि अंडरटेकिंग को बेच ट्रांसफर कर दिया गया। So any profits and gains which arise due to the slum sale shall be chargeable to income tax as capital gains. वो कैपिटल गेन्स के रूप में चार्ज होगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स विच इज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यानी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में चार्ज होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, और वो उस प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर हुआ था। तो यानी कि जब भी कोई स्लम सेल होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, बशर्ते ये कि कोई भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसफर अंडर स्लम सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट बीइंग वन और मोर अंडरटेकिंग्स, अगर एक या उससे ज़्यादा अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है स्लम सेल के तहत, जो कि ओन या हेल्ड की जा रही थी एसएससी के द्वारा फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, यानी कि वो 36 महीने से ज़्यादा उसकी ओनरशिप ना रही हो, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से पहले अगर 36 महीने तक उसकी ओनरशिप ना रही होगी तो फिर उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर मानेंगे, यानी कि उसको ऐसा कैपिटल गेन मानेंगे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से हुआ। ये मोटा मोटा जो 242A में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उससे मेल भी खाता है कि अगर 36 महीने तक वो अंडरटेकिंग की ओनरशिप एसएससी के पास थी, तो 36 महीने उससे ज़्यादा की थी, तो 36 महीने से ज़्यादा की अगर थी तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अगर 36 महीने तक की ओनरशिप थी तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। अब 50B2 में क्या कहा जा रहा है? 50B2 में कहा जा रहा है कि इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स बीइंग एन अंडरटेकिंग और डिवीजन ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ सच सेल, अगर स्लम सेल्स के द्वारा कोई भी अंडरटेकिंग या कोई डिवीजन के कैपिटल एसेट ट्रांसफर होते हैं, अगर वो कैपिटल एसेट और कुछ नहीं है और अंडरटेकिंग या डिवीजन ही है जो ट्रांसफर हुई है, इस तरह इसको पढ़ा जाए, इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग अंडरटेकिंग, मतलब कैपिटल एसेट और कुछ नहीं है, अंडरटेकिंग ही है या वो डिवीजन ही है जिसको कि ट्रांसफर कर दिया गया था बाय सच सेल, यानी कि स्लम सेल के द्वारा, तो नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग और द डिवीजन एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जहाँ सवाल ये उठेगा कि ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो हो गया, लेकिन वो कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होगा? तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो नेटवर्थ है उस अंडरटेकिंग की या डिवीजन की, वो मान ली जाएगी कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 48 एंड 49, एंड no regard shall be given to the provisions contained in second proviso to section 48। और यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए सेक्शन 48 के सेकेंड प्रोवाइजो को देखना आवश्यक नहीं होगा, बस केवल ये बात देखनी होगी कि नेट वर्थ कितना है उस अंडरटेकिंग का, एंड नेट वर्थ विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो 48 में सेकेंड प्रोवाइजो में क्या है, लेट अस सी। 48 के सेकेंड प्रोवाइजो में ये दिया हुआ है कि जहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है, और other than the capital gain arising to a non-resident from the transfer of shares and debentures of an Indian company referred to in first proviso। अब ये ट्रांसफर जो है शेयर्स या कंपनी का नहीं है जो कि नॉन रेजिडेंट के पास होते हैं, और उसके अलावा कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर अराइज हो रहा है, तो क्लॉज 2 के प्रावधानों में
इंडेक्सेशन लगाना होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम पढ़ेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को पढ़ेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पर इंडेक्सेशन की बात जो की गई है इसको नकारते हुए सेक्शन 50B में ये कहा जा रहा है कि जब हम स्लम सेल करते हैं, स्लम सेल के केस में आपको कोई इंडेक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए बस नेट वर्थ को देखना है कि उस अंडरटेकिंग या डिवीजन का नेटवर्थ कितना था, और वही नेटवर्थ जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। और नेटवर्थ के सिलसिले में एक्सप्लेनेशन 2 में और एक्सप्लेनेशन 1 में नेटवर्थ की बात की गई है, तो उस पर हम लोग अभी आते हैं, लेकिन उसके पहले हम सबसेक्शन 3 को भी समझ लेते हैं। Every assessee in the case of a slum sale shall furnish in the prescribed form. जब भी कोई स्लम सेल होता है तो असेसी के ऊपर ड्यूटी डाली गई है कि वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में एक रिपोर्ट देगा अकाउंटेंट की बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, जिसको सेक्शन 44AB में रेफर किया गया, यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं 44AB में, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जो भी स्पेसिफाइड डेट होती है उसके पहले अगर स्लम सेल का केस है तो प्रेस्क्राइब फॉर्म में ये रिपोर्ट देनी है इंडिकेटिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द नेटवर्थ, और उसमें नेटवर्थ का कंप्यूटेशन देना है उस अंडरटेकिंग की या डिवीजन का। देखिए, असेसी अगर खुद अपना नेटवर्थ का कंप्यूटेशन रिटर्न के साथ लगाएगा, सवाल ये उठता है कि भी अगर ये एक ऑडिटर भी इस बात को देख ले एक बार, तो नेटवर्थ कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली, और उसमें एक एक्सपर्ट ने उसको देख लिया है तो उसके कंप्यूटेशन में गलती होने का चांस कम हो जाता है कि कम से कम जो अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो जो रूल्स हैं जिसके अनुसार नेटवर्थ को कंप्यूट किया जाना है अंडर द एक्ट, जो प्रावधान है उनके अनुसार जो कंप्यूट किया जाना है, तो उसी के अनुसार वो कंप्यूट किया गया हो, तो वो इंश्योर करने के लिए, वो सुनिश्चित करने के लिए या अकाउंटेंट की रिपोर्ट, जिसको ऑडिट रिपोर्ट भी कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत होती है जो स्पेसिफाइड डेट से पहले फाइल की जाएगी जहाँ पर भी कोई स्लम सेल हुआ है। तो स्लम और उसमें उस ऑडिट रिपोर्ट में उस अकाउंटेंट की रिपोर्ट में क्या दिया हो गया होगा, कंप्यूटेशन दिया गया होगा नेटवर्थ का उस अंडरटेकिंग या डिवीजन की, एंड एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें कि जो नेटवर्थ है अंडरटेकिंग की या डिवीजन की, वो उसको करेक्टली अराइव एट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए उसके अनुसार उसको करेक्टली अराइव एट किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन 1 में कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पसेस से नेटवर्थ शैल बी द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन। नेटवर्थ और कुछ नहीं है, वो कुल मिला के जो भी अंडरटेकिंग या डिवीजन के एसेट्स थे उसकी एग्रीगेट वैल्यू है, और उसमें से रिड्यूस करना है हमको वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ को, यानी टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को हमको रिड्यूस करना है, और जैसा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रहे हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू दी है उसी वैल्यू के हिसाब से एसेट्स माइनस लायबिलिटी हम करेंगे तो नेटवर्थ आ जानी चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन 1 में दिया है। प्रोवाइडेड दैट एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स शैल बी, बशर्ते ये कि अगर कोई रिवैल्यूएशन कर लिया गया एसेट्स का, उसकी वजह से कोई चेंज आ गया वैल्यू ऑफ एसेट्स में, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ कंप्यूटिंग द नेटवर्थ। और नेटवर्थ कंप्यूट करने के लिए एसेट्स को रिवैल्यू करना अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर हमने एसेट्स को रीवैल्यू कर लिया, मान लीजिए कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, और उसको रीवैल्यू कर लिया और रीवैल्यूएशन के बाद उसका वैल्यू बढ़ गई, तो उसके अनुसार जो है लायबिलिटी साइड में भी कुछ ना कुछ प्रोविजन करना पड़ता है। तो इधर वैल्यू बढ़ेगी तो लायबिलिटी साइड में भी प्रोविजन करना पड़ेगा उसको बराबर करने के लिए। तो बात अल्टीमेटली वही आ जाती है, और लेकिन कैलकुलेशन अननेसरली कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और थोड़ा ये भी चांस बन जाता है कि वो उससे कुछ मैनिपुलेशन हो जाए,
तो इसलिए जो रिवैल्यूशन एसेट्स अगर होता भी है तो उसकी वजह से अगर कोई वैल्यू ऑफ एसेट्स में चेंज भी आता है, उसको नेटवर्थ के कंप्यूटेशन से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि नेटवर्थ का कंप्यूटेशन यूज होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंप्यूट करने के लिए इन केस ऑफ ए स्लम सेल। तो देयरफॉर एनी इंक्रीज इन नेटवर्थ, अगर नेटवर्थ में कोई भी इंक्रीज होती है तो दैट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नेटवर्थ जो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट्स ऑल। तो उस तरह से नेटवर्थ को कंप्यूट करना और कोई इंडेक्सेशन यहाँ पर करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो इंडेक्सेशन के रूप में आप उसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, यानी कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या रिजल्ट क्या हो रहा है कि स्लम सेल के केस में थोड़ा सा टैक्सेशन ज़्यादा होने की उम्मीद हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि स्लम सेल आदमी करता भी तब है जब उसको जब अचानक उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या उसको अचानक स्लम सेल करनी पड़ जाए, तो वहाँ पे ये माना जा सकता है कि बहुत बड़ा उसको राशि नहीं प्राप्त हो रही होगी, स्लम सेल आदमी मजबूरी में ही करता है, तो कोई बहुत ही प्रॉफिट ज़बरदस्त कमाने के पर्पज से वहाँ पे वो नहीं होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। फॉर कंप्यूटिंग द नेट वर्थ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स शैल बी। अब जो सवाल यहाँ पे उठता है कि ये जो शब्द यूज किए गए हैं कि नेटवर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमको एग्रीगेट वैल्यू लेना पड़ेगा टोटल एसेट्स का। यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स, ये लेना पड़ेगा। अब इस एग्रीगेट वैल्यू के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू लेने की ज़रूरत है, ये एग्रीगेट वैल्यू जहाँ लेने की ज़रूरत है, तो वो एग्रीगेट वैल्यू क्या होगी। अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो है ब्लॉक ऑफ एसेट्स की, जिसको डिटरमिन किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सब आइटम सी ऑफ आइटम 1 ऑफ सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 में 43(6) में रिटर्न डाउन वैल्यू कंप्यूट करने का तरीका दिया हुआ है। अगर डिप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो है एसेट्स की, दैट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स। और अगर कोई ऐसे कैपिटल एसेट्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड और इज अलाउबल एज a डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, अगर 35 AD में हमने पूरा का पूरा वैल्यू का रिडक्शन अलाउ कर दिया है, तब तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो नील मान ली जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो एक्सपेंडिचर था दैट इज ऑलरेडी अलाउड एज ए डिडक्शन, और उस केस में जो एसेट्स की वैल्यू नील मान ली जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जो जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो जब माइनस करेंगे तो एक माइनस फिगर वहाँ पे आ सकती है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल गो इन माइनस इन दैट केस। तो जब हम रिड्यूस करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से उस माइनस वैल्यू को, तो वो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और इन केस ऑफ अदर एसेट्स, अगर दूसरे कोई एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएबल नहीं हैं और ना ही वो ऐसे एसेट्स हैं जिसमें कि 35 AD में पूरा एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया है, तो बुक वैल्यू जो है उन एसेट्स की, वो बुक वैल्यू ही, यानी बुक वैल्यू का मतलब है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू मेंशन्ड है वो ली जाएगी as the aggregate value of the total assets of the undertaking. So this was a method of calculating the net worth in case of a slump sale. तो यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू को कंप्यूट करने का जो तरीका दिया हुआ है 43(6) के C में, C1 में, उसको देखते हैं। ये है 43 और सेक्शन 43 और 43(6) में जाते हैं। ये 43(6) है, 43(6) C ये है, और इसका 1 ये है, 1 के अंदर C।
यानी स्लम सेल के केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ ए स्लम सेल, और यहाँ बात हो रही है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू इन केस ऑफ स्लम सेल 43(6) में डिफाइंड है। 43(6) के सी में अगर कोई ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, किसी भी ब्लॉक ऑफ एसेट के केस में, स्लम सेल के केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ ए स्लम सेल। तो ये कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है? इन द केस ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट्स in respect of any previous year relevant to assessment year commencing on 1st April 88, अगर कोई ऐसा असेसमेंट ईयर है जो कि 1st April 88 को कमेंस हो रहा है, the aggregate of the written down values of all the assets falling within the block of assets at the beginning of the previous year and adjusted, और पहले हमको क्या लेना है कि जो हमने साल के शुरू में जो रिटन डाउन वैल्यू थी सारे एसेट्स की वो लेनी है, उसके बाद उसमें हमको एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट करना है? इन द केस ऑफ ए स्लम सेल इट डिक्रीज्ड बाय द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉलिंग विद इन दैट ब्लॉक, decreased by the actual cost of the asset falling within that block as reduced by the जो एसेट उस ब्लॉक में फॉल कर रहा है उस साल में, जैसे कोई एक्वायर हुआ और वो फॉल किया उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, और उसके एक्चुअल कॉस्ट को लेंगे और उस एक्चुअल कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे by the amount of depreciation actually allowed to him under this act or under the corresponding provisions of the previous act in respect of any previous year relevant to the assessment year commencing before the first day of April 88, and by the amount of depreciation that would have been allowable to the assessor for any assessment year commencing on or after the first day of April 88, as if the asset was only asset in the relevant block of assets. तो क्या करना है कि वो जो एसेट जिसको उस साल में खरीदा गया और उस साल में खरीदने की वजह से वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में फॉल कर गया उस साल में, उसका एक्चुअल कॉस्ट लेने के बाद उस साल का उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी माइनस करना है। तो उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो जो वैल्यू है उसके पहले हमको रिटन डाउन वैल्यू सारे एसेट्स का लेना है। तो यानी कि किसी भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स का हमने पहले लेंगे रिटन डाउन वैल्यू साल के शुरू में जो है, और उसके बाद जो नया एसेट कोई खरीदा गया उसकी एक्चुअल कॉस्ट में से उसी साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, करके उसको जोड़ेंगे उसमें, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिटन डाउन वैल्यू। सो हाउएवर द अमाउंट ऑफ सच डिक्रीज डज नॉट एक्सीड द रिटन डाउन वैल्यू। बस ये कि रिटन डाउन वैल्यू को पूरे का पूरा जीरो नहीं कर देना है। तो ये हुआ डेफिनेशन किस तरह से हमको रिटन डाउन वैल्यू निकालनी है। अब यही रिटन डाउन वैल्यू का जो वर्णन किया जा रहा है सम सेल के केस में, यहाँ पर एक्सप्रेशन 2A में कहा जा रहा है कि डेप्रिशिएबल अगर एसेट्स हैं तो हमको नेटवर्थ कंप्यूट करने के लिए रिटन डाउन वैल्यू लेना है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू का जैसे हमने डेफिनेशन अभी देखा कि साल के शुरू में हम देखेंगे कि उसके एसेट्स का कितना रिटन डाउन वैल्यू था, उसके बाद उस साल में कोई अगर एसेट खरीदा गया उसकी वैल्यू को जोड़ेंगे उसमें, उसके बाद डेप्रिसिएशन उस साल का है उस नए एसेट पे वो माइनस करेंगे, तब हमको जो है ये रिटन डाउन वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो रिटन डाउन वैल्यू है इसी को हम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ aggregate value of total assets, which will be in turn used to calculate the net worth। और नेट वर्थ जो है उसको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, बिकॉज net worth itself is the cost of acquisition as per subsection 2 in the case of a slum sale. So with that 50B हमने slum sale का कवर कर लिया। Now we go on to 50C। 50C को देखते हैं कि 50C में क्या कहा है। 50B में एक जो फॉर्म था
उसको भी एक बार देख लेते हैं. वी जस्ट हैव अ लुक एट दैट फॉर्म. जो अकाउंटेंट की रिपोर्ट है जिसको कहते हैं. लेट्स सी रूल. यू गो टू रूल 6H और उसमें कहा जा रहा है कि जो अकाउंटेंट की रिपोर्ट है जो जरूरी है फर्निश करना हर एसएससी के द्वारा रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, अगर स्लम सेल होती है तो ये जो रिपोर्ट है जिसमें कि कंप्यूटेशन किया जाएगा नेटवर्थ का, वो फॉर्म नंबर 3CEA द्वारा फाइल की जाएगी. ये जो कंप्यूटेशन है ये फॉर्म 3CA में सबमिट करना होगा. तो और फॉर्म 3CA ये है रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. लेट अस सी कि what are broadly the contents of this form 3CA. देख सकते हैं. आई होप दैट इज विजिबल. इसको बड़ा कर लेते हैं. दैट इज विजिबल टू यू. रिपोर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट टू बी फर्निश्ड बाय एसएससी अंडर 50B3 रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ स्लम सेल. एसएससी के पर्टिकुलर्स हैं, कौन सी अंडरटेकिंग थी जिसको ट्रांसफ़र किया गया, उसका एड्रेस, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या था, परमानेंट अकाउंट नंबर, एड्रेस, नेम, आधार नंबर, जिसने उसको परचेज किया है, परचेजर की डिटेल्स, और स्लम सेल की तारीख, और कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ है स्लम सेल पे. और उसके बाद ये नेटवर्क का कंपटीशन है कि जैसे जैसे नेटवर्क का कंपटीशन देना जरूरी है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. कि सबसे पहले हमको डिप्रिसिएबल अगर एसेट्स हैं तो रिटन डाउन वैल्यू कंप्यूट करके यहाँ लिखनी है. दूसरे एसेट्स हैं तो बुक वैल्यू कितनी है वो लिखना है. उसके बाद ए और बी में जो अमाउंट आ रहा है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स जो भी थे उसकी वैल्यू निकालने के लिए ए और बी को जोड़ना होगा. और उसके बाद लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है उस अंडरटेकिंग या डिवीजन की जो लायबिलिटीज़ हैं जैसा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रही हैं तो वो लायबिलिटी की वैल्यू लिखनी होगी. और उसके बाद इस लायबिलिटी की वैल्यू को इस एग्रीगेट वैल्यू से एसेट्स की माइनस करके नेटवर्थ आ जाएगा और इसको साइन किया जाएगा और एक सर्टिफिकेशन उसमें दिया जा रहा है कि जो नेटवर्थ है अंडरटेकिंग की हैज़ बिन कंप्यूटेड करेक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50B. जैसा कि अभी हमने देखा कि ये सर्टिफिकेट इसमें शामिल होना चाहिए और यहाँ पे अकाउंटेंट का सिग्नेचर आ जाता है. तो इस तरह से ये फॉर्म है, इस फॉर्म के तहत ये सबमिट होगा. Okay, now we move further to 50C. 50C पे आते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. अब हमने प्रोविजन देखा था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर्टन केसेस में कैसे लेते हैं. अब ये जो प्रोविजन है कि इसमें कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर्टन केसेस में कैसे लिया जाएगा, कुछ चंद केसेस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कैसे लिया जाएगा. 50C(1) ये कहता है कि where the consideration received or accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital asset being land or building or both is less than the value adopted or assessed or assessable by any authority of a state government, hereafter in this section referred to as the stamp valuation authority, for the purpose of payment of stamp duty in respect of such transfer. The value so adopted or assessed or assessable shall, for the purposes of section 48, be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of such transfer. तो इसमें ये बात कही जा रही है कि अगर जो भी कंसिडरेशन जो एसएससी ट्रांसफ़र के रिजल्ट में एसएससी को अक्रू हो रहा है या रिसीव कर रहा है वो उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र के रिजल्ट में, अगर वो कैपिटल एसेट लैंड या फिर बिल्डिंग है या दोनों है, तो
अगर कैपिटल एसेट लैंड या बिल्डिंग या दोनों में से कोई भी हो और उसके ट्रांसफ़र से जो कंसिडरेशन रिसीव या अक्रू हो रहा है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए जो वैल्यू अडॉप्ट की जा रही है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा उससे अगर कम है तो जो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी के लिए अडॉप्ट की जा रही है उसको मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसको मान लिया जाएगा कि वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जो रिसीव या अक्रू हुआ है ट्रांसफ़र के रिजल्ट। यानी कई लोग ऐसे करते थे कि वो कम दिखाते थे अपने एग्रीमेंट में और जिससे कि वो कैपिटल गेन बचा सके। तो यहाँ पे जब स्टैम्प ड्यूटी लेनी होती है तो स्टैम्प ड्यूटी के लिए वैल्यूएशन एक अलग ढंग से किया जाता है और वो रेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है अलग अलग जगह के लिए और वो एक ऐसा रीजनेबल रेट होता है जिसको माना जा सकता है कि वो सही होना चाहिए। तो जहाँ पर भी ऐसा है कि जहाँ पे जो एक्चुअल कंसिडरेशन कम प्राप्त हो रहा है अगर एसएससी को, तो कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए जो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे वो हम स्टैम्प ड्यूटी के लिए जो वैल्यू अराइव की गई थी वो ले लेंगे। अगर जो एक्चुअल कंसिडरेशन उससे कम है तो, अगर उससे ज़्यादा है तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो ले लेंगे। Provided that where the date of agreement fixing the amount of consideration and the date of registration for the transfer of a capital asset are not the same. The value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority on the date of agreement may be taken for the purpose of computing the full value of consideration for this transfer. तो यहाँ ये कहा जा रहा बशर्ते ये कि जहाँ पे जो एग्रीमेंट की जाती है और उस एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि इतना कंसिडरेशन होगा इसके ट्रांसफर का प्रॉपर्टी के, जो लैंड या बिल्डिंग या बोथ है। और ऐसे केस में जहाँ ये जो एग्रीमेंट की तारीख है वो रजिस्ट्रेशन की तारीख से अलग है, यानी एग्रीमेंट पहले हो गई रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, तब सवाल ये उठता है कि क्या हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूएशन को देखेंगे जब भी हमें स्टैम्प ड्यूटी वाला वैल्यूएशन लेना होगा। तो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा कौन सी तारीख में वैल्यूएशन को देखा जाएगा। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो वैल्यू अडॉप्ट की जा रही है या असेस की जा रही है बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट, उस को लिया जा सकता है, मे बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन फॉर दिस ट्रांसफर। क्योंकि हमें इनमें से एक डेट चाहिए तो ये क्लियर कर दिया गया कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना लेके डेट ऑफ एग्रीमेंट ले लिया जाएगा, जहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। और शायद स्टैम्प ड्यूटी वाली अथॉरिटीज़ भी ऐसे ही करती होंगी, इसलिए ऐसा किया गया है। Provided further that the first proviso shall apply only in a case where the amount of consideration or a part thereof has been received by way of an account paid check or account paid bank draft or by use of electronic clearing system to a bank account or through such other electronic mode on or before the date of the agreement for transfer। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट प्रोवाइजो का मतलब ये है कि जो एग्रीमेंट की डेट ऑफ एग्रीमेंट की बात की जा रही है, डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो वैल्यूएशन है केवल तभी लिया जाएगा जब एसएससी जो पेमेंट कर रहा है वो ऑनलाइन मोड से कर रहा है, कैश में नहीं कर रहा, और उसका वो जो पेमेंट है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ द एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र कि जो एग्रीमेंट हुआ है कि इस तारीख को ट्रांसफ़र होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट की जो डेट है फॉर ट्रांसफ़र करने की जो एग्रीमेंट की जो डेट है उस डेट से पहले अगर पेमेंट भी हो गया है तब डेट ऑफ एग्रीमेंट लिया जाएगा, और अगर पेमेंट उसके पहले नहीं हुआ तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। ये बात यहाँ पे क्लैरिफाई की जाएगी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट where the value adopted or assessable by the stamp valuation authority does not exceed 105% of the consideration received, और 5% का यहाँ पे मार्जिन दिया गया है कि अगर जो वैल्यू अडॉप्ट की जा रही है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा वो एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड अक्रूइंग से 5% से ज़्यादा नहीं है, so it is not more than 105% of the consideration as a result of the transfer
तो जो कंसिडरेशन रिसीव या अप्रूव किया जा रहा है उसी को फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, यानी 5% का यहाँ पे एक मार्जिन दिया जा रहा है। उसके बाद आते हैं 50C2 पर। 50C2 में कहा जा रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, यानी सबसेक्शन ये जो लिखते हैं कि कहीं हम लिखते हैं कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन, दूसरी तरफ लिखते हैं कहीं नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग गिवन इन सबसेक्शन 1। तो नॉट विस्टैंडिंग जब लिखते हैं हम तो नकार रहे हैं सबसेक्शन 1 को। अगर विदाउट प्रेजुडिस लिखते हैं तो सबसेक्शन 1 को प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी सबसेक्शन 1 के प्रावधानों को हम कोई प्रतिकूलता प्रदान किए बिना, where the assessee claims before any assessing officer that the value adopted or assessable by the stamp valuation authority under section 1 exceeds the fair market value of the property as on the date of transfer. assessee यह दावा कर रहा है assessing officer के सामने कि जो वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा अडॉप्ट की जा रही है वो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है और इसलिए नहीं वो अडॉप्ट की जानी चाहिए, या वो ये दावा कर रहा है, या फिर the value so adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority under subsection 1 has not been disputed in any appeal or revision, or no reference has been made before any other authority, court or the higher court. जो भी वैल्यू अडॉप्ट की गई थी स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा सबसेक्शन 1 के तहत, उसको अगर डिस्प्यूट नहीं किया गया एसएससी के द्वारा किसी भी अपील में या किसी रेफरेंस में, रिवीजन में, जो कि किया गया हो बिफोर एनी अदर अथॉरिटी, कोर्ट या हाई कोर्ट, अगर कोई अपील किया गया है एसएससी के द्वारा, रिवीजन किया गया है, रेफरेंस फाइल किया गया है, और उस अपील या रेफरेंस या रिवीजन को डिस्प्यूट नहीं किया गया, उस अपील या रेफरेंस या रिवीजन के द्वारा डिस्प्यूट नहीं किया गया, तो क्या होगा? तो असेसिंग ऑफिसर में रेफर द वैल्यूएशन टू कैपिटल एसेट टू वैल्यूएशन ऑफिसर। भाई अगर डिस्प्यूट कर दिया गया है वैल्यूएशन को, तो जो डिस्प्यूट चल रहा है वो वहां डिसाइड हो जाएगा कि वो वैल्यू सही है कि नहीं। अगर असेसी ने उसको डिस्प्यूट नहीं किया वहां पे, अब वो असेसिंग ऑफिसर के सामने डिस्प्यूट कर रहा है, तो फिर असेसिंग ऑफिसर उस वैल्यूएशन को रेफर कर सकता है, may refer the valuation to a valuation officer, and where any such reference is made, और जहां पर अगर कोई ऐसा रेफरेंस किया जाता है तो प्रोविजंस ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट उसके जो प्रावधान है, shall with necessary modification apply in relation to such reference as they apply in relation to a reference made by the assessing officer under subsection 1 of section 16A of that act. क्योंकि वेल्थ टैक्स एक्ट में जो वैल्यूएशन की प्रक्रिया दी हुई है, उस वैल्यूएशन की प्रक्रिया को यहाँ बोरो किया जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह से वैल्यूएशन की प्रक्रिया है उसके संबंध में जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को यहाँ रीड किया जाना चाहिए नेसेसरी मॉडिफिकेशंस के साथ, और इसलिए उनको यहाँ रिपीट करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास बात यह है कि असेसिंग ऑफिसर केवल इस कंडीशन में उसको वैल्यूएशन ऑफिसर के सामने रेफर कर सकता है, बाकी असेसिंग ऑफिसर को रेफर करने की ज़रूरत नहीं, सीधे स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू लगा देगा अगर कंसिडरेशन रिसीव कम है। असेसी के कोर्ट में बॉल है कि अगर असेसी सोचता है कि जो स्टैम्प ड्यूटी में वैल्यूएशन किया जा रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो या तो वो स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यूएशन को के खिलाफ अपील फाइल करेगा, जहाँ पर भी वो अपील फाइल होती है, या रिवीजन करेगा, रेफरेंस करेगा किसी भी अथॉरिटी, कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो असेसिंग ऑफिसर के सामने भी अपना दावा रख सकता है, और अगर वो असेसिंग ऑफिसर के सामने अपना दावा रखता है या उसने कोई दूसरी अथॉरिटी के सामने भी इसको डिस्प्यूट कर रखा है, तो और अगर दूसरी अथॉरिटी के सामने डिस्प्यूट नहीं कर रखा, तो उस केस में अगर दूसरी अथॉरिटी के सामने डिस्प्यूटेड है तब तो वैल्यूएशन में देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहीं डिसाइड हो जाएगा
लेकिन जहाँ पे उसने कहीं और डिस्प्यूट नहीं किया और केवल वो असेसिंग ऑफिसर के साथ कर रहा है, तो असेसिंग ऑफिसर उस कैपिटल एसेट को वैल्यूएशन ऑफिसर के को रेफर कर सकते हैं और कोई कंपल्शन नहीं है उनके लिए रेफर करना। रेफर कर सकते हैं, मे रेफर का मतलब ये है कि वो चाहे तो उसको रेफर कर दें, लेकिन डेफिनेटली ये है कि अगर प्रावधानों का इस्तेमाल करना है तो अगर उनके पास पावर है रेफर करने की और वो रेफर नहीं करते हैं तो फिर असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ बात चली जाएगी। एसएससी एक बात कह रहा है और उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कह के उसने क्लेम भी लॉन्च कर दिया, आप वैल्यूएशन ऑफिसर के सामने रेफर नहीं कर रहे हैं, तो या तो एसएससी का जो भी क्लेम है उसको आप खुद ही काट सकते हो अपने खुद के आर्गूमेंट के से, या फिर आपके द्वारा जो भी और असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जो भी और मटेरियल कलेक्ट किया गया है, अगर उससे असेसिंग ऑफिसर उसकी एसएससी की बात को काट सकते हैं तब ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करना को तब कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उसकी बात को नहीं काट पा रहे हैं वो, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करना ज़रूरी हो जाएगा कि अगर उनको बात उनके एसएससी की बात को मानना नहीं है तो, या उस पर सही जो फैक्ट्स हैं अगर उसको डिटर्मिन वो करना चाहते हैं। अब इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन 2 आ रहा है, और एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है असेसेबल, असेसेबल वर्ड का मतलब ये है कि वो प्राइस जिसके लिए वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जो भी वैल्यू वो अडॉप्ट करता है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी या असेस करता है या उसने असेस किया होता है या अडॉप्ट किया होता, और किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जितने प्राइस पे उसको अडॉप्ट किया होता या असेस किया होता, अगर ये बात अगर उस अथॉरिटी को रेफर की जाती स्टैम्प ड्यूटी के पेमेंट के पर्पस से, तो वो मीनिंग है असेसेबल। असेसेबल का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे असेसिंग ऑफिसर असेस करेंगे, असेसेबल का मतलब ये है कि स्टैम्प ड्यूटी वाला जो ऑफिसर है, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है, वो जिस प्रकार से असेस करती अगर उसको रेफर किया जाता, यानी उनके जो रूल्स के अनुसार जैसे वो असेस करती, वो असेसमेंट जो है उस वैल्यू को एक असेसेबल वैल्यू कहा जाएगा फॉर बाय द असेसेबल बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 3 पर। Subject to the provisions contained in subsection 2, where the value ascertained under subsection 2 exceeds the value adopted or assessed or assessable by the Stamp Valuation Authority, जहां पर वो जो वैल्यू है जो कि सबसेक्शन 2 में असरटेन की गई है, जो वैल्यू सबसेक्शन 2 में असरटेन की गई है, अगर वो वैल्यू सबसेक्शन 2 में कौन सी वैल्यू असरटेन की गई है, जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की जो वैल्यू है वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करके असरटेन की गई है, if that value exceeds the value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority, if the value asserted यानी आपके जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू किया, अगर वो वैल्यू उस वैल्यू से ज़्यादा है जो कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने अडॉप्ट किया था, तो जो वैल्यू अडॉप्ट की गई है या असेस की गई है, असेसेबल है उस स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा, उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा जो रिसीव अप्रूव हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर। यानी वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू ना मान के, अगर वो वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा की गई वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू से ज़्यादा है, तो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू से अगर ज़्यादा, तो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, ना कि वैल्यूएशन ऑफिसर के द्वारा की गई वैल्यू। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ सेक्शन 50C एंड वी कम टू द एंड ऑफ टुडे मॉर्निंग सेशन ऑल्सो।